हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, जो भी बच्चे इग्नू से बीए जनरल हिस्ट्री में कर रहे हैं उन सभी का जो पेपर है BHIC 131 का वो कल है। तो अभी यहाँ पर हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में आते हैं, उन सबको हम कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। साथ ही साथ बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाली हूँ। जो भी मेरे नोट्स हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपकी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के जो मेरे दो पार्ट्स इंग्लिश के हैं या दो पार्ट्स मैंने हिंदी के बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो पीडीएफ्स हैं वो भी हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। हमारी वेबसाइट है हिंदुस्तान नॉलेज, वहाँ से आप लोग अपने पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। और है मेरा व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लो। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर आपको लाइव क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो आपका पेपर है बच्चों वो 16 तारीख को है। तो 16 तारीख को सुबह 7 बजे मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी, जिसके अंदर मैं सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो आपके गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाली हूँ। सो फिलहाल अभी हम लोग अपने सारे शॉर्ट नोट्स को अभी के अभी कवर कर लेंगे ताकि सिर्फ कल हमें रिवीजन करनी पड़े। सो नाउ बच्चों, आपका जो पहला है इसमें आपको मीजोलिथिक एज के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो आपका मीजोलिथिक एज होता है इसको हम लोग मिडल स्टोन एज यानी कि मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। और ये प्री हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड है जो कि पैलियोलिथिक, ठीक है, और नियोलिथिक एजिस के बीच में हुआ। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण युग के बीच में हुआ था। ये यहाँ पर इसकी टाइमलाइन आपको दे रखी है। दिस एरा सो अ ट्रांजिशन फ्रॉम द अर्लियर हंटर गैदरर लाइफस्टाइल टू मोर सेटल्ड कम्युनिटीज। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि जो हमारे जो लोग थे, जो भी हमारे ह्यूमंस थे, उन्होंने क्या शुरू कर दिया था यहाँ पर कि पहले वो हंटर गैदरर हुआ करते थे, तो वो वाला लाइफस्टाइल छोड़कर उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया था, अपनी कम्युनिटीज को बनाना शुरू कर दिया था। दे स्टार्टेड यूजिंग स्मॉलर और मोर स्पेशलाइज स्टोन टूल्स। और अब जो उनके टूल्स हुआ करते थे यानी जिसको हम लोग औजार कहते हैं, वो भी काफी ज्यादा स्पेशलाइज यानी कि विशेषीकृत हो गए थे। और वो लोग मछली पकड़ते थे, छोटे जानवरों का शिकार करते थे और पौधों के संसाधनों पर अधिक निर्भर वो हो गए थे। तो काफी ज्यादा बेसिक है, एकदम आसान भाषा में मैंने इसको लिखा है ताकि जो है आप सभी को समझ में आ सके। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो मीजोलिथिक एज है वो आपके नवपाषाण और जो आपका पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, पूरा पाषाण युग जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक को, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड है। और इस टाइम पर जो हमारे ह्यूमंस थे, अर्लियर हंटर गैदरर्स थे, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करा, जीवन शैली में परिवर्तन किया और वो एक स्थिर जो है लाइफ जीने लग गए थे और औजार वगैरह बनाने लग गए थे। अब जो हमारा मीजोलिथिक पीरियड है इसके अंदर माइक्रोलिथ का यूज हम देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल स्टोन टूल्स, ठीक है, यानी कि छोटे पत्थर के औजार, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। इनका यूज इस पीरियड में होने लग गया था। इन औजारों का अक्सर लकड़ी या हड्डी के हैंडल के साथ उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर इसका जो कॉम्बिनेशन है वो किससे होता था, वुडन या बोन के हैंडल्स के द्वारा किया जाता था बच्चों, ठीक है। इस समय के बसने वाले स्थान सामान्यतः अस्थायी थे और जल स्रोतों के पास स्थित होते थे, क्योंकि इन क्षेत्रों में शिकार और संग्रहण दोनों गतिविधियां संभव थी। इस काल में कुछ जानवरों जैसे कि कुत्तों को पालतू बनाना भी शुरू हुआ। तो यहाँ पर हमें दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके बारे में मिलती है। पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने डोमेस्टिकेशन यानी कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको पालना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जो है हंटिंग गैदरिंग की एक्टिविटीज भी वो करते थे। और जो उनके औजार हुआ करते थे उनमें हमें हैंडल देखने के लिए मिलते हैं और हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, माइक्रोलिथ देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर फिर मीजोलिथिक पीरियड से धीरे धीरे जो है नियोलिथिक पीरियड की शुरुआत हुई, यानी कि नवपाषाण युग की शुरुआत हुई थी। और जो फार्मिंग है और परमानेंट सेटलमेंट्स है वो बढ़ गए थे, ठीक है। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर स्पेशली द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक। तो यहाँ पर जो हमारे ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस, उन्होंने सीरियल्स को उगाना शुरू कर दिया था। सो मीजोलिथिक युग के अंत में नवपाषाण युग की ओर धीरे धीरे संक्रमण हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें कृषि होती है और स्थायी बस्तियां उभरने लग गई थी। यहाँ पर जो है अनाज की खेती की भी शुरुआत की गई थी। देन वी हैव हड़प्पन सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन है कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो रिलीजन है और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है यानी उनके धर्म के बारे में आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना है। तो जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी बच्चों, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन कल्चर था, ठीक है, शहरी संस्कृतियों में से यह एक थी। और इनका जो रिलीजन है
वो रिच था और डाइवर्स था। रिलीजन इन हड़प्पा वॉज पॉलीथीस्टिक। कैसा था रिलीजन? पॉलीथीस्टिक था, यानी कि जो लोग हैं बहुत सारे देवों की पूजा किया करते थे और फोकस रहता था फर्टिलिटी पर और वर्शिप करते थे नेचर की। नेचर की वर्शिप यानी कि क्या क्या करते थे? देखो, प्रकृति की पूजा वो लोग किया करते थे। सबसे प्रमुख देवता उनकी मातृ देवी थी जो प्रजनन का प्रतीक थी, और वहां जानवरों की पूजा भी की जाती थी जिसमें आपके बैल आते हैं। ठीक है, सो ये जो है एनिमल्स की वर्शिप करते थे। उनकी मदर गॉडेस थी जो कि फर्टिलिटी को सिंबलाइज करती थी। ओके, फिर है जो हड़प्पन्स हैं वो रिचुअल्स भी प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि प्योरिफिकेशन के लिए ऑफरिंग्स दिया करते थे। सो दे हैड अ वेल डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग। उन्हें क्लीनिनेस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी, क्योंकि उनके ड्रेनेज सिस्टम को देखकर हमें ऐसा लगता है, ठीक है, जल निकासी वाला जो सिस्टम था जो कि हमें आपके मोहनजोदारो में देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो है क्लीनिनेस में बहुत ज़्यादा आगे थे। वहाँ पर हमें ग्रेट बात भी देखने के लिए मिलता है मोहनजोदारो में। सो दिस इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल प्योरिफिकेशन एंड देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो यहाँ से हमें धार्मिक प्रथाओं में शुद्धिकरण के महत्व के बारे में पता चलता है। यहाँ पर हमें और भी एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि कुछ सिंबल्स और सील हमें मिलती हैं हड़प्पा के अंदर, जो कि जो है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की भी हो सकती है। ये जो सील्स होती हैं इनमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? एनिमल्स की पिक्चर्स, ह्यूमन फिगर्स की और सिंबॉलिक मोटिव्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जिनका यूज रिचुअल्स और एम्यूलेट्स बनाने के लिए किया जाता होगा। द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन्स रिमेन समवॉट मिस्टीरियस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें मिस्टीरियस दिखाई देती हैं बिकॉज हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स, ठीक है, कुछ भी हमें लिखित अभिलेख जो है वो नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से हमें हड़प्पा की सभ्यता में जो चीज़ें हैं वो कैसी दिखाई देती हैं? रहस्यमयी दिखाई देती हैं। तो बच्चों आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और फिर उसके बाद जो है इसकी रिवीजन कर लेना, तो आपको काफ़ी अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे अर्ली वैदिक इकोनॉमी की। मैं हमेशा लैंग्वेज इजी रखती हूँ ताकि अगर आप लोग खुद से भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। तो जो अर्ली वैदिक इकोनॉमी है वो कैसी थी? पेस्टोरल थी और अग्रेरियन थी, यानी कि पशुपालन किया करते थे और कृषि किया करते थे और कैटल रियरिंग बहुत ज़्यादा किया करते थे, जैसे कि काव वगैरह को वो लोग जो है, काव जो है उनका मेन सोर्स ऑफ वेल्थ था। काव को वो लोग गौ किया कहते थे, ठीक है, जो कि प्रॉस्पेरिटी का भी सिंबल होती थी। पीपल ऑल्सो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर दो इट वॉज लेस एडवांस देन द पेस्टोरल इकोनॉमी। अब जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो उनका क्या था बच्चों? पशुपालन था, जिसमें वो गाय को सबसे ज़्यादा पाला करते थे, ठीक है। और गाय जो है विशेष रूप से बैल जो होते थे उनको धन का जो है प्रमुख स्रोत भी माना जाता था। और धार्मिक जो हमारे कर्म कांड होते थे उसके अंदर जो गाय है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। सो ये सारा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में है। अब यहाँ पर जो व्यापार की अगर हम बात करें तो जो ट्रेड है वैदिक पीरियड के टाइम में वो बार्टर बेस्ड था। बार्टर सिस्टम देखने के लिए मिलता था, जो गुड्स हैं उनका एक्सचेंज किया जाता था कैटल्स के लिए, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के लिए। जो लोग हैं वो ट्रैवल करते थे ट्रेड, एंड द मेंशन ऑफ वेरियस रीजन्स इन द वैदिक टेक्स्ट सजेस्ट दैट देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर जो ये लोग व्यापार करते थे इन्होंने पूरा का पूरा एक नेटवर्क स्थापित किया हुआ था कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो लोग व्यापार के लिए यात्रा करते थे और वैदिक ग्रंथों में विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख यह दर्शाता है कि महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के बीच संवाद भी होता था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, लेकिन एडवांस टूल्स की कमी थी, टेक्निक्स की कमी थी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो बेसिक ही रहा और जो इकोनॉमी है वो उनकी पेस्टोरल थी, कैटल्स को वो लोग पाला करते थे। जो ट्रेड है वो सप्लीमेंट्री रोल प्ले करता था। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा जो है इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि समय के साथ जो कृषि है और व्यापार है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। फिर एक आपका शॉर्ट नोट है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। जो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर है ये जो है फ्लरिश हुआ इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में कब? यहाँ पे आपको 1200 बीसीई से 600 बीसीई का टाइमलाइन बताना है। यह एक डिस्टिंक्टिव प्रकार की पॉटरी थी, ठीक है। पॉटरी यानी कि जो हम मटके बनाते हैं इसको हम पॉटरी कहते हैं। एक डिस्टिंक्टिव प्रकार की पॉटरी थी क्योंकि यहाँ पर ग्रे कलर का वेयर होता था और उसके ऊपर पेंट से डिजाइन बनाया जाता था, ठीक है। तो विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों के कारण नामित किया गया है, जिसमें भूरी रंग की मिट्टी के बर्तन होते थे जिन पर चित्रित डिजाइन बनाए जाते थे। इस संस्कृति को बाद के वैदिक काल का हिस्सा माना जाता है और हड़प्पा संस्कृति से एक अधिक आर्य प्रभावित समाज में संक्रमण को दर्शाती है। तो यानी हमें यह देखने के लिए मिलता है कि जो आर्यंस हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमें पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर में देखने के लिए मिलता है। The painted grey ware culture was associated with Kuru Panchala region which correspond to modern day हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुरु
पंचाला रीजन की, तो वहाँ पर आपके कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तो वहाँ आपका आता है हरियाणा, आपका पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो जो आपके पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति है वो कोरू पंचाल क्षेत्र से जुड़ी थी, जो कि आधुनिक हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों के समान है। इस संस्कृति के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे। क्या करते थे बच्चों? वो कृषि करते थे। और उनकी बस्तियों में उन्नत गांव योजना का भी हमें प्रमाण देखने के लिए मिलता है। अब जो हमारा पीजीडब्ल्यू है, जो है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट होते थे, जैसे कि पॉटरी मेकिंग, मेटल वर्क और वीविंग। तो ये 3 काम यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। द सोसाइटी वॉज लाइकली हायरारिकल, सोसाइटी हायरारिकल थी, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समाज जो है श्रेणीबद्ध था, जिसमें स्वस्थ सामाजिक वर्गों और विशिष्ट शिल्प उत्पादन के प्रमाण हमें मिले हैं। पीजीडब्ल्यू संस्कृति का पतन अक्सर नए प्रकार की बस्तियों और मौर्य साम्राज्य के प्रसार से जोड़ा जाता है। तो ये जो पीजीडब्ल्यू संस्कृति थी, इसका जो है पतन हो गया, इसका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ मौर्यन एम्पायर, क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर है वो फैल गया था। फिर यहाँ पर है आपका टिनाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, टिनाई कॉन्सेप्ट पर भी आपका बच्चों क्वेश्चन आ जाता है। जस्ट अ मिनट। द टिनाई कॉन्सेप्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंशंट तमिल लिटरेचर का। तो जब हम बात करते हैं एंशंट तमिल लिटरेचर की, तो वहाँ पर आपको टिनाई कॉन्सेप्ट के बारे में बताना होता है और उसके कल्चर के बारे में, स्पेशली इन द संगम टेक्स्ट। संगम जो हमारा संगम लिटरेचर है, सारा का सारा जो संगम लिटरेचर है वो साउथ इंडिया से ही एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर हमें 5 इकोलॉजिकल जोन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 इकोलॉजिकल जोन्स कौन कौन से हैं, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है हमारे कुरिंची यानी कि माउंटेनियस रीजन, मुलई यानी कि हमारे फॉरेस्ट, मारुतम यानी एग्रीकल्चर लैंड, नीथल यानी कोस्टल एरियाज एंड पलाए यानी कि डेजर्ट। सो ये आपके 5 हैं, ये आपको याद करने हैं। अब ये जो रीजन्स हैं, इनके अपने अपने डीटीज से एक्टिविटीज होती हैं और सोशल नॉर्म्स होते हैं। तो यही है आपका टिनाई कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने कौन से 5 क्षेत्र हमें देखने हैं, तो जिनमें जिनमें प्रत्येक के अपने विशिष्ट पर्यावरणीय लक्षण। तो अगर हम देखें तो इन सब में जो पर्यावरण होता है, पहाड़ी क्षेत्र का, जंगल का, कृषि भूमि का, तो इन सब का पर्यावरण अलग होता है। तो उसी हिसाब से इसने इसको 5 में बांटा है। तो इन द टिनाई कॉन्सेप्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट वॉज फंडामेंटल। टिनाई कॉन्सेप्ट में जो रिलेशनशिप है इंसान का और एनवायरमेंट का, वो फंडामेंटल है। ईच रीजन एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वर्क पीपल डिड एंड द रिचुअल्स दे फॉलोड। तो हर एक रीजन का जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है लोग फॉलो करते थे रिचुअल्स, और काम भी अलग अलग किया करते थे। ठीक है, तो टिनाई सिद्धांत में मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध को मूलभूत माना जाता था। प्रत्येक क्षेत्र का पर्यावरण इस बात को प्रभावित करता था कि लोग क्या काम करते थे और वे कौन सी परंपराएं निभाते थे। उदाहरण के लिए कृषि कार्य मरुतम से जोड़ा था, जबकि कुरीची क्षेत्र शिकार और संग्रहण के लिए प्रसिद्ध था। यह सिद्धांत दर्शाता है कि जीवित रहने और सांस्कृतिक विकास के लिए अपने पर्यावरण को समझना कितना महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका काम क्या था? ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर एनवायरमेंट एंड सर्वाइवल। ओके, सो टिनाई जो कॉन्सेप्ट है वो एक होलिस्टिक अप्रोच दिखाता है लाइफ के लिए, जहाँ पर हम लोग अगर हम बात करें टिनाई कॉन्सेप्ट की बच्चों, तो यहाँ पर हमें हमारे एनवायरनमेंट के बारे में भी सीखने के लिए मिलता है, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये इन दोनों के अंदर क्या हो रखा है, ये इंटरवाइंड हो रखा है। इसने जो है तमिल लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस किया था। जो हमारी तमिल लिटरेचर है, इसने उसे भी इन्फ्लुएंस किया था, वेयर नेचर वॉज सीन एज अ डिवाइन फोर्स। क्योंकि तमिल लिटरेचर में हमें जो नेचर है वो कैसा देखने के लिए मिलता है? डिवाइन, डिवाइन देखने के लिए मिलता है। सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इकोलॉजिकल जोन हेल्प द पीपल टू लिव इन हार्मनी। तो अगर लोगों को एक साथ रहना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको लोगों ने इसी वजह से समझा। तो टिनाई सिद्धांत जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहाँ पर्यावरण और मानव गतिविधियां गहरे रूप से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। क्या क्या जुड़ा होता है, समझ गए आप लोग? आपका पर्यावरण जुड़ा होता है, प्लस उसमें आपकी क्या होती हैं, मानवों की आपकी गतिविधियां भी जुड़ी होती हैं। ठीक है, इस पारिस्थितिकी क्षेत्र की समझ ने लोगों को अपने परिवेश के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने और संतुलित जीवन शैली विकसित करने में मदद की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों को ज़रूर याद करना है बच्चों। देन अब हम यहाँ पर इंडो ग्रीक के बारे में लिखेंगे कि जो इंडो ग्रीक्स हैं वो कौन है। सो द इंडो ग्रीक वर अ ग्रुप ऑफ ग्रीक स्पीकिंग रूलर्स, यानी कि वो राजा जो कौन सी भाषा बोलते थे? ग्रीक भाषा बोलते थे। ग्रीक भाषी शासकों का समूह थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में, ठीक है, राज किया।
जिसे हम आज गंधारा क्षेत्र, पुराना जो हमारा गंधार वाला क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने राज किया था। जो इंडो ग्रीक किंगडम है वो कब बना था बच्चों? तो जब आपके जो अलेक्जेंडर हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट का अंपायर आया था, उन्हीं के साथ ही इंडो ग्रीक कल्चर की भी शुरुआत हुई थी, जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन अलेक्जेंडर वाला। तो यहाँ पर जो सबसे फेमस इंडो ग्रीक किंग है वो आपके मिनेंदर वन है, जिन्होंने बुद्धिज्म को भी पैटर्नेज दिया था। तो ये सारा का सारा हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जो इंडो ग्रीक है वो रूलर्स हैं जिन्होंने अडेप्ट किए, अडेप्ट मतलब कि इंडियन कल्चर को भी उन्होंने अडेप्ट किया, इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी उन्होंने अडेप्ट किया। और जो है हमारे मिनेंदर वन है, उन्होंने तो सीधा बुद्धिज्म के अंदर ही वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और उनकी जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं उन्होंने अपने एम्पायर में पूरे में फैलाई। जो इंडो ग्रीक पीरियड है उसमें जो है फ्यूजन देखने को मिलता है हमें हेलेनिस्टिक और इंडियन आर्ट स्टाइल का। ठीक है, हेलेनिस्टिक आपकी आर्ट स्टाइल वो होती है जो कि आपके अलेक्जेंडर जो है उनके बाद स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये भी हमने जो फर्स्ट वीडियो में अलेक्जेंडर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर ही सारा ना डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो अगर आगे आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना, क्योंकि वहां से फिर आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं को अपनाया, जिसमें धार्मिक प्रथाएं भी शामिल थीं। विशेष रूप से मेनांदर वन को उनके बौद्ध धर्म अपनाने और अपने साम्राज्य में बौद्ध उपदेशों के प्रसार के लिए समर्थन देने के लिए जाना जाता है। यानी कि उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध उपदेशों को बहुत ही ज्यादा क्या दिया, समर्थन दिया। और इंडो ग्रीक जो आपकी कला है उसका हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, मिश्रण भी देखने के लिए मिलता है मूर्ति कला में, सिक्कों में। अब यहाँ पर कॉइनेज की बात करें, सिक्कों की बात करें, सो द कॉइनेज ऑफ द इंडो ग्रीक्स इज वन ऑफ देयर लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। ग्रीक स्टाइल कॉइन्स वर मिंटेड विद ग्रीक इंस्क्रिप्शन ऑन वन साइड एंड इंडियन सिंबल एंड डीटीज ऑन द अदर साइड। तो सिक्के में एक साइड तो आपका इंडियन जो आपके डीटीज हैं उनके पिक्चर और सिंबल्स लगे रहते थे, और सिक्के में दूसरी तरफ जो है ग्रीक इंस्क्रिप्शंस भी लगे रहते थे। तो यहाँ पर हमें एक मिश्रण देखने के लिए मिल रहा है सभ्यताओं का। तो इंडो ग्रीक का सिक्कों का संग्रह उनके स्थायी योगदानों में से एक है। ग्रीक शैली के सिक्के एक तरफ ग्रीक शिलालेखों के साथ और दूसरी तरफ भारतीय प्रतीकों या देवताओं के साथ ढाले गए थे। उनके सिक्कों और कला में ग्रीक और भारतीय तत्वों का मिश्रण हमें देखने के लिए मिलता है। फिर आपको हड़प्पन व्यापार के बारे में बताना है बच्चों की। जो हड़प्पा सभ्यता है उनका व्यापार के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस शॉर्ट नोट में देना है। तो आप कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो एक वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट एडवांस एशियन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, सो ये कहती है आपकी सबसे प्रारंभिक थी और सबसे उन्नत यानी एडवांस थी। जो ट्रेड है इसने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इकोनॉमी के अंदर। लोकली भी ट्रेड होता था और दूर दूर दराज के इलाकों में भी जो है ये ट्रेड किया जाता था। दूर दराज के क्षेत्रों तक ये जो ट्रेड है बच्चों फैला हुआ था। जो ट्रेड है उसका सिग्निफिकेंट रोल है। द हड़प्पन हैड वेल एस्टेब्लिश ट्रेड नेटवर्क, और उनका ट्रेड नेटवर्क जो है अलग अलग जो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो भी आपके कंट्रीज हैं उनके साथ था इस्टेब्लिश काफ़ी अच्छे से, जैसे कि अरेबियन पेनिनसुला में, सेंट्रल एशिया में, और आपके मेसोपोटामिया से भी ये जो है ट्रेड किया करते थे। ये क्या क्या ट्रेड करते थे, तो उसमें आपका कॉटन आ जाता है, वुड, पॉटरी, बीड्स, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब आपके आ जाते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, हड़प्पा वासियों के पास स्थापित व्यापार नेटवर्क थे जो भारतीय उपमहाद्वीप और उससे भी आगे मेसोपोटामिया, मध्य एशिया और अरब प्रायद्वीप तक फैले हुए थे। ये वस्त्र, ऊन, मिट्टी के बर्तन, मोती और कीमती रत्नों जैसे माल का व्यापार करते थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था। फिर आप क्या बताओगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में? अब आपने ट्रेड बता दिया, अब आप इकोनॉमी के बारे में बताओ कि इकोनॉमी में जो है एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा किया करते थे वो लोग। अर्बन सेंटर्स, शहर कौन कौन से थे? तो हड़प्पा एक शहर था, मोहनजोदारो एक शहर था जो कि हब थे व्यापार के। ये जो सिटीज़ हैं वो वेल प्लान्ड हुआ करती थी, यहाँ पर डॉग्स बने हुए थे, ग्रेनरीज बनी हुई थी, और यहाँ पर स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम भी था, जैसे केजी वगैरह हमारा होता है ना स्टैंडर्डाइज्ड वाला। तो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन व्यापार और वाणिज्य उनकी समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थे। शहरी केंद्र जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो व्यापार के केंद्र के रूप में कार्य किया करते थे, और इन शहरों का अच्छा क्या था, नियोजन था, जिसमें आप वो डॉक बनाते हैं, अनाज के गोदाम भी बनाया करते हैं, भंडारण करा करते थे, और व्यापार के लिए एक मानकीकृत वजन, ठीक है, मानकीकृत वजन और माप का भी उपयोग करते थे। ठीक है, फिर जो हड़प्पन ट्रेड है
उसमें हमें क्या दिखता है, क्ले टैबलेट्स वगैरह दिखते हैं, सिलेंड्रिकल शेप की सील्स दिखाई देती हैं, जो कि बताता है कि कितनी अच्छा जो है उनके पास गुड्स और शिपमेंट्स आया करती थी। ये जो सील्स हैं इनमें एनिमल्स बने हुए हैं और जो कि ट्रेड में एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन का काम करते थे। द हड़प्पन ट्रेड डिक्लाइन इन 1900 BCE कोइंसाइडेड विद द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन इटसेल्फ। तो ट्रेड भी जब सिविलाइजेशन खत्म हो गया तो व्यापार भी उनका खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गई थी सिविलाइजेशन? तो यहाँ पर इसके कई सारे आपके कारण हो सकते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए होंगे, या किसी ने दूसरी बाहरी सभ्यता ने उन पर आक्रमण कर दिया होगा, या ट्रेड नेटवर्क्स खत्म हो गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, कोई आपदा आ गई होगी। तो हड़प्पा का जो व्यापार है बच्चों वो मुहर युक्त हुआ करता था, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि वो कहाँ कहाँ अलग अलग जगह से व्यापार करते थे। वहाँ की सीलें हमें देखने के लिए मिलती हैं जो कि दस्तावेजीकरण का काम किया करती थी। ठीक है। अब ये जो व्यापार है क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जब सभ्यता का पतन हो गया तो व्यापार का भी पतन हो गया। पर्यावरण परिवर्तन हो सकता है उसका कारण, कोई आपदा हो सकती है, कोई बाहरी आक्रमण हो सकता है, जिसकी वजह से सभ्यता पूरी की पूरी खत्म हो गई। फिर आपका है मेगालिथ कल्चर। तो मेगालिथ कल्चर का मतलब होता है टू द प्रैक्टिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स। ठीक है। जब हम लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उस जो वो जो प्रैक्टिस होती है उसको हम कहते हैं मेगालिथिक कल्चर, जो कि बनाया जाता है टॉम्स के अंदर या फिर ब्यूरियल साइट्स पे, यानी किसी को कहीं पे भी दफनाया जाता था। ठीक है। कहीं पे भी किसी को दफनाया डेड बॉडी को, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। ठीक है। तो इसे हम कहते थे मेगालिथिक कल्चर। ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया में आयरन एज के टाइम पर। और जो मेगालिथ है वो ग्रीक वर्ड मेगा और लिथोस से निकला है, यानी कि लार्ज स्टोन इसका मतलब होता है। ये जो मेगालिथ है हमें सेंट्रल पार्ट्स में मिलते हैं इंडिया के, और सदर्न पार्ट्स में मिलते हैं, जिसमें आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तो मेगालिथिक संस्कृति उस प्रथा को संदर्भित करती थी जिसमें क्या थे, बड़ी पत्थर की संरचनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। आमतौर पर कहाँ बनते थे? समाधि या दफन वाले स्थलों पे मिलते थे। ग्रीक शब्द मेगा और लिथोस से ये आपका बना हुआ है। दक्षिण और केंद्रीय हिस्सों में ये पाया जाता है, जिसमें आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। अब जो आपके मेगालिथिक पीपल हैं वो स्किल्ड थे। ठीक है। यानी कि वो आयरन के टूल्स का, वेपन्स का बहुत ज़्यादा जो है लोहे के औजारों और हथियारों का उपयोग करने में कुशल थे। द मोस्ट कॉमन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स आर मैनहिर्स, डॉलमेंस एंड सिस्ट। तो ये आपके तीन जो आपको नाम दे रखे हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट है। मैनहिर, डोलमे और सिस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका उपयोग मृतकों को दफनाने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है बच्चों की, इनका यूज़ क्यों किया जाता था? तो जो लोग मर जाते थे, यानी कि जो मृतक होते थे, उनको दफनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, मतलब चढ़ावे की तरह कुछ ऐसा। अब जो मेगालिथिक कल्चर है वो रिवील करता है उस टाइम के सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को। जो लार्ज स्टोन का यूज़ हुआ कंस्ट्रक्शन के लिए, ये सजेस्ट करता है कि उनके पास ऑर्गेनाइज्ड लेबर हुआ करती थी और ब्यूरल प्रैक्टिसेस वो किया करते थे, क्योंकि हमें उसमें आयरन के टूल्स मिले हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स मिले हैं। ठीक है। जिससे पता लगता है कि वो जो है लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे, तभी सामान उनके साथ दफना देते थे। जो मेगालिथिक कल्चर है धीरे धीरे फेड हो गया, क्योंकि मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स आ गए थे। ठीक है। तो मेगालिथिक संस्कृति समय के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की एक झलक भी हमें प्रदान करती है। निर्माण के लिए बड़े पत्थरों का भी उपयोग होता था, जिसका मतलब कि वहां पर क्या था बच्चों, एक संगठित श्रम था। दफनाने की भी प्रथाएं थी। ठीक है। लोहे के औजार, कृषि के औजार हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जिनको कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो शायद से समझ में नहीं आए होंगे। तो आप उसके लिए पीडीएफ में से क्या कर सकते हो बच्चों, रिवीजन कर सकते हो। इसका पीडीएफ आज रात को 9 बजे तक, ठीक है, 9 बजे तक जो है हम अपलोड करवा देंगे। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर देना, जो कि आपको BHIC वाला जो मेरा आर्टिकल है, BHIC आपका 132 है ना, उसका जो आर्टिकल है उसी के अंदर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम क्या है हमारी? तो वो है, हमारी वेबसाइट का नाम hindustannowledge.com। आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर जो है हम लोगों ने आपको लिंक गिवन कर रखा है, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का, इसको ज्वाइन क्यों करना है, उसके पीछे का क्वेश्चन क्यों करना है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ का लिंक चाहिए वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको न्यू वीडियो का लिंक चाहिए वो हो जाएगा। लाइव क्लास की अपडेट चाहिए तो वो हो जाएगा। सो अब आप लोग जो कल है सुबह लाइव क्लास, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स।